आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लेक्चर 4 ऑफ सॉल्यूशंस, जो हमारा चैप्टर 2 है। तो उसमें आज हमारा आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं हर साल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? दीज आर दोज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जिन प्रॉपर्टीज़ में जो आपका सोल्यूट है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। तो जो आपका सोल्यूट है, जब उसको आप सोलवेंट में डाल देंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे, डिजोल्व ना करें तो उसमें डालना समझिए, तो उसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपका सोल्यूट वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उसका नेचर, बिहेवियर, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उससे जो मतलब है, उसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आपने डाले हैं। डेट मीन्स आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है उसी पे डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ है उनको आप क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट वन, रिलेटिव लोवरिंग in vapor pressure. Second is elevation of boiling point, BP लिख देता हूँ। Third, depression of freezing point, इसको F पे लिख रहा हूँ मैं। And the last is osmotic pressure। तो 4 तरह की आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की यहाँ डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, उसको थ्योरेटिकली रटना नहीं है, समझना है होता क्या है। जनरली क्या होता है, सपोज करिए मैं आपके पास एक वेपर बीकर है, इस बीकर में हमने कोई एक सोलवेंट डाल दिया, प्योर सोलवेंट, लेट इट बी वाटर, कोई प्योर सोलवेंट है। आपने रोल्स लॉ में पढ़ा था कि इस प्योर सोलवेंट को जैसे ही आप टेम्परेचर इसको देंगे तो इसके जो आपके इफ इट इज क्लोज्ड, ओके, तो उसके जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में जाने लगेंगे। दैट मीन्स उनकी वेपर्स यहाँ बनने लगेंगी, ओके। तो वेपर्स यहाँ बनने लगेंगी, उसको आप क्या बोलते हैं, और वो वेपर्स एक प्रेशर लाएंगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो मैं उसको P1 नोड, जैसा हमने रोल्स लॉ में लिखा था ऐसे ही उसको लिख देता हूँ। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ होता ये है कि आपने जो सॉल्यूशन ले रखा था, ये आपका सोलवेंट है प्योर, अब उसमें हमने क्या किया, अब उसमें हमने एक जो सोल्यूट पार्टिकल डाले, और जो आपके सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे डाले हैं, दे आर नॉन वोलेटाइल, ये वेपोराइज नहीं होते हैं। लेट इट बी सपोज ग्लूकोज आप ले सकते हैं, सुक्रोज आप ले सकते हैं, यूरिया आप ले सकते हैं। दीज आर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉलिड सोल्यूट। अब यहाँ ये केस वो भी है रोल्स लॉ का, जब आपके पास क्या होगा, सॉलिड सोल्यूट होगा। अभी हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था, दो लिक्विड दोनों वोलेटाइल। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसमें एक क्या है, नॉन वोलेटाइल है और सॉलिड फॉर्म। तो रोल्स लॉ का सेकंड केस भी आप इसे कह सकते हैं, स्पेशल केस। तो इसको रिलेटिव लोवरिंग और वेपर प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जो आपका कंटेनर है, जो आपने सोल्यूशन बनाया, अब उसमें जो वेपर प्रेशर था, किसका, वेपर प्रेशर जो प्योर सोलवेंट का था, P1 नोड, वो क्या होगा, वो यहाँ ऊपर आने स्टार्ट करेंगे वेपर्स प्योर सोलवेंट के। भाई नॉन वोलेटाइल तो जाएगा नहीं, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे तो होंगे, सरफेस पे होंगे। अब सरफेस पे जब वो होंगे तो वो जो आपके ब्लैक पार्टिकल्स हैं, कौन से ब्लैक पार्टिकल, सोलवेंट, उनको ऊपर आने के लिए नहीं, रास्ता नहीं देंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे। तो उसमें हम कहते हैं क्या कि जो आपका P नोड 1 था, P नोड 1 जो आपका प्योर सोलवेंट था, वेपर प्रेशर था प्योर सोलवेंट का, वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। भाई पहले जितने पार्टिकल्स इजीली फ्री थे ऊपर आने के लिए वेपर्स की फॉर्म में, अब वो फ्री नहीं है। तो उसको आप क्या कहते हैं कि जो आपका P1 नोड है वो अब डिक्रीज हो गया है, और डिक्रीज होकर अब आप उसको क्या बोलते हैं, P1। अब उसको मैं क्या बोल देता हूँ, P1। अब हमने उसको P1 बोल दिया। अब देखिए होता क्या है कि आपने, अब मैं कह रहा हूँ कि आप ये चेंज निकालिए कि कितना चेंज आया। तो मैं उसको कह रहा हूँ डेल्टा P1 कितना है, डेल्टा P लिख दो उसको, तो वो कितना आता है, पहले था P1, अब कितना, P1 नोड था पहले, अब हो गया P1। लेकिन P1 की जो वैल्यू है वो तो ज़्यादा है, क्या कम है, कम है, क्योंकि यहाँ वो पार्टिकल्स क्या हैं, जो सुक्रोज या ग्लूकोज जो भी आपका, वो पार्टिकल्स उसको आने नहीं दे रहे। तो P1 नोड जो है वो हमारा ज़्यादा था, अब वो कम हो गया है, P1 नोड माइनस P1।
अच्छा याद करो रोल्स लॉ से हमने पढ़ा था P1 इक्वल्स टू P1 नोड x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। तो यहाँ से अब निकालिए जरा, अब डेल्टा P में P1 नोड और P1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ P1 की, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपके आ जाएगी P1 नोड माइनस P1 नोड x1। ठीक है, अब निकालिए यहाँ से P1 नोड 1 माइनस x1। अच्छा याद करिए आपने पढ़ रखा है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, तो x1 1 माइनस x1 की अगर यहाँ बात कर लें तो क्या आ जाएगी x2। तो आप उसकी जगह अगर यहाँ रख देते हैं P1 नोड x2। ठीक है, P1 नोड x2 इक्वल्स टू किसका आ गया आपके डेल्टा P का, और डेल्टा P क्या है P1 नोड माइनस P1 अपॉन इधर P1 नोड लिया हो गया और इधर क्या आ गया x2। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया कि उसका रिलेशन जितना लोअर हुआ है किसके कंपेयर में, जो आपका ओरिजिनल था, और ये इक्वल टू किसके आया है, मैं ड्राइव करके मैंने आपको दिखाया है, ये किसके इक्वल आया है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। दैट मींस कि जितना ज्यादा आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के इसमें बढ़ते रहेंगे, उतना ही आपका जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर की वो भी बढ़ती रहेगी, उतना ही लो होता रहेगा। तो यही तो कह रहा था मैं कह रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो उस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि आपका जो सोल्यूट है वो उसका नेचर कैसा है, वो किस पे सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, उसकी क्वांटिटी पे। तो यहाँ जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो जितनी आप बढ़ा देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए दूसरी बात करते हैं, समझना आपको रटना नहीं है, उसको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैं एज यूजुअल जैसे हम ले रहे थे तो हमने क्या किया, प्योर सोलवेंट लिया है। तो ये आपका प्योर सोलवेंट है, ठीक है, प्योर सोलवेंट है जिसका आपने जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका आप कह सकते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB नोड। अच्छा ऐसा तो कोई होगा यहाँ पे कि जिसको बॉइलिंग पॉइंट क्लियर ना हो, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब ये वेपर जो इसका प्रेशर होता है, जब ये वेपर्स प्रेशर जो बना रही है वो वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब क्या कह रहा हूँ कि वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब उसको आप क्या कहते हैं, तब वो उसको उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा प्योर सोलवेंट है और TB नोड उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर आप इसको कह सकते हैं। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, मैंने कहा अब कि हमने क्या किया सर, हमने किया कि उसमें हमने जो आपका प्योर सोलवेंट था उसके साथ साथ हमने क्या किया, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए, जैसा लास्ट केस में किया था सुक्रोज वगैरह। अब हमने देखा कि जो उसकी वेपर्स हैं, जो उसकी टेम्परेचर है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है TB, क्या हो गया है TB। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया TB, दैट मींस कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल हो रही थी, वो है जो इसको क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको क्या कहा हमने, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सोलवेंट। अब हमने देखा कि जो TB था वो TB नोड से ज्यादा है, TB नोड से ज्यादा है। अब ऐसा तो होना ही था, ऐसा क्यों होना था, देखो जरा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं और मैं उसमें कह रहा हूं कि हम एक साइड वेपर प्रेशर ले रहे हैं, एक साइड हम टेम्परेचर लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं एक नोट बना देता हूँ, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो आपका सपोज करिए TB नोड में यहाँ ले रहा हूँ, TB नोड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वेपर्स बननी स्टार्ट हुई, या वेपर्स बननी स्टार्ट होने के बाद ये एक T है, टेम्परेचर है सपोज करिए कुछ भी, उस पर वेपर्स बननी स्टार्ट हुई। तो वेपर्स बननी स्टार्ट हो रही है, वेपर्स बननी जब स्टार्ट हुई, एक टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गई, उसको आप क्या कहते हैं TB नोड, क्योंकि ये प्योर सोलवेंट का है। किसका है, प्योर सोलवेंट का, लिख देता हूँ सोलवेंट। अब हमने क्या किया, अब जब हमने देखा कि उसमें TB आ गया है, अच्छा एक बात बताओ, अभी लास्ट वाले हमने केस में पढ़ा कि जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। तो वेपर प्रेशर का कुछ पॉइंट ये था वो प्योर सोलवेंट का, और मैं कह रहा हूँ सपोज इतना कम हो गया, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे कि नहीं, यहाँ से लेके चलेंगे या वहीं से ले लीजिए, चलिए यहीं से ले लीजिए। अब आपका कुछ टेम्परेचर है जब वेपर्स बननी स्टार्ट हुई, अब वेपर्स बननी स्टार्ट हुई इस टेम्परेचर से, और यहाँ आते ये ऐसे। अब इस टेम्परेचर को आपने क्या कहा TB, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो वाला सॉल्यूशन जो है आपका, वो आपका बॉइल हो गया है, ठीक है। अब मतलब क्या है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, तो वो वहाँ बॉइल हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे ऐसे नीचे मिला देता हूँ,
और इस पॉइंट को भी नीचे मिला देता हूँ। ये आपका है टीबी नोड, मतलब क्या है प्योर सॉल्वेंट का, और ये आपका क्या है टीबी, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें आप देखिए, यहाँ अगर टेम्परेचर सपोज मैं लिख देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कितना होगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के उस पे नाम आया है इसका, इस आपको लिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया है, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के साथ क्या हुआ कि जो उसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो बढ़ गया है। तो ये सब चीजें बताई विधायक को प्राप्त उन्होंने। अब यहाँ दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि जो आपका अब डिफरेंस निकाली कितना हुआ, मैंने कहा डेल्टा टीबी एलिवेट हुआ है, दैट मींस कि पहले वाला कम था और ज्यादा वाला बढ़ गया है। तो ज्यादा वाला कौन है, टीबी, ठीक है, और उसके बाद जो प्योर था आपका हो गया था टीबी नोड, ये आ गया डेल्टा टीबी। अब उन्होंने कहा कि जितना ये डिफरेंस आया है एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने कहा ये डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, मोलैलिटी। सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया आपको मोलैलिटी। अब मोलैलिटी से क्यों लिया, अब बच्चे कहेंगे कि सर इसने मोलैलिटी क्यों नहीं लिया। भाई मोलैलिटी जो है वो वॉल्यूम पे और वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम से वेरी करती है, लेकिन जो आपका मोलैलिटी है वो वॉल्यूम पे वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम से मास वेरी होता है, वॉल्यूम से मास वेरी होता है, लेकिन इससे मास वैल्यू जो आपका मोलैलिटी है वो डिपेंड नहीं करती है मास पे, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने कहा कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू एम, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही कंसेंट्रेशन लिखा है, होल फ्रैक्शन भी ले सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग से उन्होंने यही लिया। जो थ्योरम है वो तो थ्योरम है, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब स्मॉल एम, अब डेल्टा टीबी जैसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट लगाया वो है हमारा केबी। अब केबी क्या होता है, उसको आप कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और वन वर्ड में आपके आ सकता है, इसका एक और नाम होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक, ठीक है। तो ये सब आपने बात की। अब स्मॉल एन जो है यहाँ स्मॉल एन, उसकी तो आपको फॉर्मूला पता ही है, हमने मोलैलिटी में बात की थी, ठीक है। तो वहां से ये बात हुई हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो आपको जो मेन समझने की बात इसमें है वो ये है कि जो आपने प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, और जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उसमें, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। बढ़ गया है क्यों, क्योंकि उसको वहां जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई सेकेंड। तो आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड है हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एफ पे लिख देना होगा उसको, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा जैसा आप पीछे पढ़ते आए रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद आपने पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। अब यहाँ एक वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया। होता क्या है कि आप नॉर्मली जो प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, तो मैं उसका कह रहा हूँ TF नोड। TF नोड इज द टेम्परेचर व्हेन इट गोइंग्स टू फ्रीज फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज। देखिए लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में फ्रीज होता है। अच्छा यहाँ भी क्लियर कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, जिस टेम्परेचर पे जो उसकी वेपर फेज है लिक्विड में, जब वो लिक्विड है, जब उसकी जो वेपर फेज है वो इक्वल हो जाए किसके, जब वो सॉलिड में आ जाए और जब उसकी वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज व्हेन गोइंग टू इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, तो उसको आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड की वेपर प्रेशर जो है वो उसी की सॉलिड की जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने अब हमने क्या किया, नेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि सिंपल आपने जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स लिए, उस सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जैसे ही आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो है उसकी जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। वेपर प्रेशर कम होने से उसका हमने ऑब्जर्व कहाँ किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत बढ़ गया। अब यहाँ जो बात होती है फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने से, अब देखो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया नहीं, सॉरी डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया,
फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। अब होता क्या है देखो जरा, इस ग्राफ की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक साइड वेपर प्रेशर लिया जैसा हम लेते आ रहे हैं और एक साइड मैंने टेम्परेचर लिया। अब देखो होता क्या है, आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड सोलवेंट है, उसका हम क्या कर रहे हैं, देखो अब फ्रीज करना है, फ्रीज करना है तो उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, एलिवेट करना था, जो बॉइलिंग पॉइंट जब उसका करना था तो बॉइल करने के साथ तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अब डिक्रीज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो प्योर सोलवेंट था, जो मेरे पास प्योर सोलवेंट था लिक्विड फेज में होगा, उसका टेम्परेचर मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक टेम्परेचर ऐसा आया, ये एक टेम्परेचर वो है जिस टेम्परेचर पे, ध्यान दें, जिस टेम्परेचर पे आपका जो प्योर सोलवेंट था वो फ्रीज हो गया। क्या मतलब हुआ कि जो आपका लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर और अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। तो ये जो आपका टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको मैं कह देता हूँ TF नोड, TF नोड। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब मुझे बताओ, जैसे आपने उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड की तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? सर होगा, कम हो गया यहाँ। अब कम जब हो जाएगा, अब वो क्या हो रहा है, अब हमने कम कर दिया, अब उसको हमने क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, वो टेम्परेचर सपोज करिए ये, वो टेम्परेचर ये है। ठीक है, उसको मैच कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये जो टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वो है जब वो इसमें है सॉलिड सोलवेंट में, जब हमारा सोलवेंट कैसा है, सॉलिड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन का है, ये हमारा सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब यहाँ इसको ज्वाइन करिए, यहाँ नीचे इसको भी ज्वाइन करिए। अब आप ये टेम्परेचर क्या है, ये आपका TF नोड, ये टेम्परेचर क्या है, ये आपका है TF मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ डेल्टा TF अगर मैं यहाँ से निकालूं, डेल्टा TF तो ज्यादा कौन है, TF नोड, और कम कौन है, TF। ठीक है, यहाँ पे आपको वही करना है, यहाँ आपको कहना है डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। ठीक है, और यहाँ भी कांस्टेंट आप लगाएंगे, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF m। तो जो KF है ये आपका कांस्टेंट हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है सर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और वन वर्ड में अगर आता है तो उसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात जो याद रखने वाली है वो ये है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, और जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, स्मॉल m की जो वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे, स्मॉल m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg ऑफ सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट में नंबर मोल सोल्यूट क्या है, उसका फॉर्मूला, उसकी सारी वीडियोस मैंने सबसे पहली वीडियो जो हमारी सॉल्यूशन की थी उसमें बनाई थी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए समझिए इसको भी क्या होता है। हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर और उसके बाद ये आपका जो है वो है दूसरा। ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, छोटा ही बनाते तभी ठीक था। चलिए अब इसमें क्या किया है हमने, अब हमने क्या किया है कि इसमें एक साइड हमने प्योर सोलवेंट भरा, प्योर सोलवेंट, और एक साइड भर दिया हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए। चलिए अब यहाँ से हमने उसको पास करा दिया, ये इससे जो है पास हो सकते हैं इसके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई टर्म यूज करूंगा जिसको आपने क्या कहना है, उसको आप कहते हैं SPM। SPM क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें होल्स होते हैं, बट वो होल्स इतने छोटे होते हैं कि जो सोलवेंट के आपके जो पार्टिकल है, जो सोलवेंट पार्टिकल है, जो लिक्विड है, वही उसमें से पास हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ वही पास कर सकती है, उसी को अलाउ करती है जो सोल्यूट के आपके पार्टिकल है। सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब वो जो आपका सोल्यूट है उसको उसमें से पास नहीं होने देती है, बस आपको इतना याद रखना है अबाउट SPM। ठीक है, तो SPM है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, प्योर सोलवेंट में सिर्फ क्या है आपका ओनली सोलवेंट है, तो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं, सोलवेंट है हमारा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ साथ उसके जो सोल्यूट है उसके भी पार्टिकल्स यहाँ अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं एक टर्म यूज करूँ हायर कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, तो आप जब कंपेयर करेंगे प्योर सोलवेंट की और सॉल्यूशन की, तो किस में हायर कंसंट्रेशन है सोलवेंट की? ध्यान दीजिए, देखिए
सॉल्यूशन मतलब कि उसमें सोल्यूट भी है। अच्छा, क्वांटिटी उतनी ही है हमारे पास सॉल्यूशन की भी और प्योर सॉल्वेंट की भी। अब यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है वो प्योर है, डेट मीन्स उसमें और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स की। तो जो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और इस साइड क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की यहाँ पे जो क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपकी प्योर सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है फ्रॉम SPM। ठीक है, अब वहाँ से भी तो आएंगे पार्टिकल्स, वहाँ भी तो है सॉल्वेंट, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एवरेज अगर हम बात करें, मान लो वहाँ से आपके 10 पार्टिकल आए तो इधर से 20 जाएंगे, तो आप जो इस नेट मूवमेंट इसका कहेंगे वो क्या कहेंगे कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड यहाँ से इधर ये गए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव from high concentration to low concentration through SPM, semi permeable membrane। अब जो हमारी मेन चीज है, हम बात करने वाले थे सर ऑस्मोटिक प्रोसेस की। आप ऑस्मोसिस बता रहे हैं, तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस था, वो बताना जरूरी था इससे पहले। अब अगर हम क्या करें कि जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की साइड, ठीक है, सॉल्यूशन की साइड अगर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की साइड एक प्रेशर यहाँ लगाते हैं। सॉल्यूशन की साइड अगर हम क्या करते हैं, एक प्रेशर यहाँ लगाते हैं, पिस्टन की हेल्प से। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, हमने एक पिस्टन यहाँ पे यूज किया, उस पिस्टन को ऐसे पुश किया नीचे, ठीक है, उसको नीचे प्रेस किया। जैसे उसको आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद क्या देखा गया, हमें देखा कि जो आपका ऑस्मोसिस था वो रुक गया है, ऑस्मोसिस रुक गया है, प्योर सॉल्वेंट इधर से इधर नहीं जा रहे हैं। अब होता क्या है, देखो जैसे आपने उसको यहाँ से प्रेस किया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन पे भी प्रेशर लगेगा तो वो इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे वो रुक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो पास नहीं हो सकते। तो सॉल्वेंट का जो उधर से पास हो रहा था सॉल्वेंट, उसको भी क्या करते थे, रोक देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में लगाना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ये करेगा सर कि जो आपका ऑस्मोसिस हो रहा था उसको रोक देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच प्रिवेंट the movement of pure solvent from high concentration to low concentration। आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर which stops osmosis, जो ऑस्मोसिस को रोक देता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई, इट इज डिनोटेड बाय पाई। पाई से आप इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब उन्होंने, आपने पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। अगर मैं कह दूं P इक्वल्स टू N/VRT, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन सबको याद है, और ये 11th में पढ़ी थी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये गैस के लिए वैलिड थी, लेकिन यहाँ इसकी मिलती जुलती इक्वेशन हम यूज करते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो प्रेशर है, तो उसको मैं लिख दूंगा पाई, पी की जगह मैं उसको लिख देता हूँ पाई। N/V, नंबर, N इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल है, मोलैरिटी कहते हैं कि नहीं बताओ, हाँ कहते हैं सर। R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो यहाँ जो आपकी इक्वेशन है वो है पाई इक्वल्स टू mRT, जो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ R इक्वल्स टू आइडियल गैस इक्वेशन एंड T इज द टेम्परेचर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, M इज द मोलैरिटी। R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, वो आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बता दूंगा सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल्स से मैं कराऊंगा इसके। तो आपको भी यहाँ ये याद रखना था, ठीक है। चलिए देखिए, यू कैन टेक एन स्क्रीन, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक और टर्म की, जो क्या है, जिसको आप कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है सर, रिवर्स ऑस्मोसिस देखो क्या होता है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ जो प्रेशर आपने लगाया था ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सिर्फ कर रहा था कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसको उधर जाने से रोक रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे अब मैं अगर जो आपका पाई है, दैट मीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उससे ज़्यादा कोई प्रेशर यहाँ अप्लाई कर दूँ, यहाँ एक मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ जो पाई से भी ज़्यादा है, जो पाई से भी ज़्यादा, ध्यान से सुनना है, तो पाई से ज़्यादा, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इस सॉल्यूशन साइड में, वो यहाँ से उधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी को आप क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जैसे जब आपकी मम्मी अचार बनाती है, ठीक है, जो कच्चे आम होते हैं, ठीक है, अनराइप मैंगोज होते हैं, उनका जब आप अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तब उसमें क्या होता है कि जो उसकी आपने जो उसके टुकड़े किए हैं छोटे छोटे अचार बनाने के लिए, उसको आप रख देते हैं और वो क्या होता है, वो सही हो जाती है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो उसके अंदर का वाटर है वो बाहर आ जाता है। या फिर अगर आपने देखा हो जो आपकी किशमिश होती है, उसको आप पानी में भिगो के रख दें रात को, तो सुबह वो क्या हो जाएंगी, वो स्वेलअप हो जाएंगी, फूल जाएंगी, वो भी ऑस्मोसिस है। उसके साथ साथ बहुत सारी प्रोसेस है। जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसका मेन आपका जो प्रैक्टिकल यूज है वो क्या है कि इस साइड आप सी वाटर ले लेते हैं और इस साइड आप प्योर वाटर ले लेते हैं। अब सी वाटर में आपको क्या करना है, वहाँ से नमक को सेपरेट करना है, तो वहाँ पाई से ज़्यादा एक प्रेशर लगाते हैं, तो ये आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया। अब यहाँ से पानी इधर जा रहा है, भाई जो आपका सोल्ट है वो तो नहीं आ सकता, वो तो सोल्यूट है, उसका पार्टिकल्स बड़ा है, उसका मॉलिक्यूल्स बड़ा है, सोलवेंट का चला जाता है। अब यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बच जाता है, सोल्ट बच जाता है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं ऑस्मोसिस की बहुत सारी हैं। चलिए, तो ये बात होगी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ एक और चीज़ नोटिस की। हमने नोटिस किया कि कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो आपने ऑब्जर्व किया था कैलकुलेट करने के बाद वो डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों हुआ, उस पर जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सोल्यूट थे हमारे, उनको ऐसा एज्यूम किया था कि ना तो वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ना ही एसोसिएट होंगे। मतलब ना तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ना ही उनके बॉन्ड टूटेंगे। हमने ऐसा उनको सपोज करके हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। लेकिन जब हमने देखा वहाँ पे, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम सोल्यूट यूज कर रहे हैं, इट कैन बी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट होगा, तो वहाँ दो केस बनते हैं, या तो वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, या तो वो डिसोसिएट हो जाए या वो एसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। हमने एग्जांपल लेते हैं, हमने यूज किया था NaCl इलेक्ट्रोलाइट। अब NaCl क्या हुआ, NaCl जी ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ उसके अगर नंबर देखें तो एक था और यहाँ 2 हो गए, ठीक है। अब एसोसिएट में होता क्या है, एसोसिएट में क्या होता है जी, हमने कहा CH3COOH हमारे पास था, CH3COOH था हमारे पास, तो वो क्या कर रहा है, वो CH3COOH ऐसे बना देता हूँ उसको, CH3COOH, और उसका एक दूसरा मॉलिक्यूल था CH3CHO ऐसे। तो उसमें क्या हो गया कि उन्होंने बॉन्डिंग बना दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अगर ये हम 2 लेके सपोज कर रहे थे, तो एसोसिएट हो गया, वो सिंगल हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, डाइमर बन गया है। क्या बन गया है, डाइमर बन गया। तो एसोसिएट होके वो सिंगल बन गया, एसोसिएट होके क्या बन गया, सिंगल बन गया, और यहाँ पे क्या था, 2 थे। तो इन चीज़ों को देखने के लिए कि कितना डिसोसिएट होने के बाद चेंज हुआ, कितना एसोसिएट होने के बाद चेंज हुआ, उसके लिए हमने एक नई टर्म यूज की, इसको आप कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय I, ठीक है। तो अब उसमें मैंने क्या किया, अब देखो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं उनमें सब में जो न्यूमेरिकल जैसे आता है, तो न्यूमेरिकल में उनमें क्या आपको निकालना होता है, आपको निकालना होता है उनमें जो आपका सोल्यूट है उसका मास। अभी बताता हूँ कैसे उसको निकालना होता है। जैसे आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB स्मॉल m। KB की वैल्यू तो कांस्टेंट है, m की वैल्यू जो हम बात करेंगे तो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg ऑफ सोलवेंट, डेल्टा 1 और जिसको किसमें चाहिए, kg में। तो ये सब सोलवेंट का है, ये आपको सबके पता है। लेकिन जो उसका मोलर मास है वहाँ से वो आपको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स में आएगा, वहाँ से आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा मोलर मास। सारी वैल्यूज आपके पास होंगी, आपको सिर्फ M2 यहाँ पे निकालना होगा, मोलर मास। और जब आप मोलर मास यहाँ से निकालेंगे तो आपको जो पहले, अगर सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास जो सपोज करिए NaCl या ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब इसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 72, 12, 96, आई थिंक 180,
180 होता है, हाँ भाई 180 होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट है, ये या तो ये 196 आ जाए या ये 166 आ जाए, मतलब कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सोल्यूट था वो एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है। वन टू फैक्टर क्या है, वन टू, अब यहाँ से M2 की वैल्यू चेंज होने से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे लगाएंगी कैलकुलेट करने के बाद। अब I की वैल्यू, I क्या होता है, I होता है नॉर्मल मास, नॉर्मल मोलर मास सोल्यूट का अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, जितना उसका एबनॉर्मल मोलर मास आया, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो I की जो वैल्यू है वो क्या कहती है, वो बताती है कि उसमें एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा कि I की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए देखो जरा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि I की जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे। तो I की वैल्यू को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करिए आपके पास जो आपके पास सोल्यूट था वो डिसोसिएट हुआ है, जैसे NaCl था आपके पास, तो NaCl अब किसमें हो गया है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो I की वैल्यू जो होगी, I की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, दैट मीन्स पहले 1 थी अब 2 हो गई, I की वैल्यू 2 हो गई डिसोसिएट केस में। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जुड़ने के बाद वो क्या हो गए, वो आपका एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है, 1/2 आपकी लो अभी जो आपकी है वो 1 है, पहले कितनी थी 2 थी, 1/2 इक्वल्स टू 0.1। तो आप क्या देखते हैं एसोसिएशन में हाफ हो जाएगी, तो डिसोसिएशन में डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। चलिए अगर हम बात करें आगे भी, तो इसकी न्यूमेरिकल्स की जब हम बात करेंगे तब हम उसको अच्छे से बताएंगे आपको। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि आपने पहले पढ़ा P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इक्वल्स टू x2, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ी डेल्टा TP इज इक्वल्स टू KPM, एक आपने पढ़ी डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, और एक आपने पढ़ी पाई इक्वल्स टू MRT। इसको कम कुछ बुक्स में आपको C भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, C भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको जो आपका ये I था वो I आपको हर एक में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ I मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ I मल्टीप्लाई करूँगा, वन टॉप फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ अगर आपको न्यूमेरिकल में I या तो पूछा जाए या आपको बताया जाए कि आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तब आप इसमें I भी कैलकुलेट करेंगे। और I कैलकुलेट करने का मैंने आपको बता दिया तरीका। अगर एसोसिएट होगा तो वो हाफ हो जाएगी और डिसोसिएट होगा तो डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकालें, तो अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसमें आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे आप, I माइनस वन n माइनस वन, I माइनस वन और n माइनस वन। n इज क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसोसिएशन की जब आप बात करेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो क्या हो जाएगी, I माइनस वन अपॉन n माइनस वन, 1 अपॉन n यहाँ सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसोसिएशन में क्या हो जाएगी हाफ, और इसमें क्या हो जाएंगे डबल, ठीक है। तो जब हम इनकी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इसकी आगे, तो आप अपने कमेंट में लिखिए, और ये आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जब हम इसकी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो उसमें हर एक न्यूमेरिकल को कैसे आप